स्वागत है आपका हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। और पिछले वीडियो में हम मौर्य काल चैप्टर थे 60 प्रश्न कर चुके थे और इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चंस हैं 112 प्रश्न है घटना चक्र में इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसके आगे के प्रश्न हम आज देखेंगे। और आपका जो प्रश्न होने वाला है आज 61 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि केवल वह स्तंभ 61 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये प्रश्न है और इसके अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मस्की का लघु स्तंभ और ऑप्शन बी में जो है आपका बी ऑप्शन है आपका रोमनदेय स्तंभ, सी है क्वेंस स्तंभ, डी है भाब्रू स्तंभ। फिर से प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में आपको आपसे यही पूछा जा रहा है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि भाब्रू स्तंभ जो है इस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 और इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कालसी प्रसिद्ध है। ठीक ना, प्रश्न है कालसी प्रसिद्ध है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, सी ऑप्शन है अशोक के शिलालेख के कारण, एवं डी ऑप्शन देखें तो गुप्तकालीन मंदिरों के कारण जो है वो कालसी प्रसिद्ध है। तो इसका जो हम आंसर देखेंगे आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कालसी जो है वो अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। और इस प्रश्न का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक, प्रश्न ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। ठीक ना, प्रश्न है कि उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली। अगर ऑप्शंस देखें, ए है नैनीताल में, बी पौड़ी, सी टिहरी या फिर डी कालसी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा डी आपका। इस प्रश्न की हमने व्याख्या देखी कि कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और यहाँ से एक शिलालेख मिला है, इस वजह से इस शिलालेख का जो नाम है वो कालसी शिलालेख रख दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। अगर हम ऑप्शन देखें, ए में है शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या फिर शिलालेख 13। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न में आपसे यही बताया गया है कि जो क्षतियों का वर्णन है वो शिलालेख 13 में किया गया है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में आपसे बताया जा रहा है कि अशोक राज्यकाल की पहली घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। ठीक, अगर फिर से हम प्रश्न देखें तो प्रश्न में आपसे पूछा गया कि क्षति जो हुई थी युद्ध के कारण, उस क्षति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो वो शिलालेख है 13वां और 13वें में बताया गया है कि अशोक को जो कलिंग युद्ध से वेदना हुई थी, पीड़ा हुई थी, उसके पश्चाताप को उसने 13वें शिलालेख में व्यक्त किया है। प्रश्न अगला देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है और इसमें आपको ये बताना है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शंस अगर देखें तो आपका 13वें शिलालेख द्वारा, रुमनदेई स्तंभ लेख द्वारा, वेनसांग के विवरण द्वारा और प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा कि वो 13वां शिलालेख है जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण जो क्षति हुई थी
उसका दुख एवं पश्चाताप व्यक्त किया था। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या है आपकी 66। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णु के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए है आपका शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, स्तंभ लेख 7वां या फिर भाब्रू का लघु शिलालेख। और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी लोअर परीक्षा 2008 में, और इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि जो शिलालेख 12वां है उसमें पूर्ण रूपेण से धार्मिक सहिष्णु के प्रति समर्पित समर्पण पाया जाता है अशोक का। ठीक है ना। प्रश्न क्या था कि निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो समर्पित अभिलेख है वो है शिलालेख 12वां। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि 12वें शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न रहा हमारा 66। अब 67 नंबर का जो प्रश्न है ये हम देखते हैं, और इस प्रश्न में हमसे जो पूछा जा रहा है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्यों के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। ठीक है ना। ऑप्शन ए देखें 1 और 9वां शिलालेख, ऑप्शन बी देखें हम 1 और 11वां शिलालेख, 1 और 10वां शिलालेख, 1 और 11वां शिलालेख, और अगर ऑप्शन डी हम देखते हैं तो ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी है 1 दूसरा और 13वां या फिर दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर सी हो जाएगा। सी में आपसे कहा जा रहा है कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों के चोल पांड्य सतीय पुत्र केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। ठीक है ना। कौन सा दूसरा एवं 13वां शिलालेख है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि संगम राज्य जो है उनके बारे में चर्चाएं करी गई हैं दूसरे और 13वें शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या है 68, और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ऑप्शन अगर देखें चोल, बी पांड्य, सतीय पुत्र और सातवाहन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना। दूसरा और 13वां अभिलेख जो है वो संगम युगीन सारे राज्यों की व्याख्या करता है, लेकिन वहाँ पे सातवाहन राज्यों का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ये रहा प्रश्न हमारा 68। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ठीक, अगर हम इसका ऑप्शंस देखें, ए में है शिला अभिलेख 1, स्तंभ अभिलेख 5वां, शिला अभिलेख 9वां एवं शिला अभिलेख 11वां। ठीक, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। हम प्रश्न फिर से देखेंगे, इसमें यही कहा गया है कि जो पशु बलि थी उस पर रोक लगाई गई थी, ये किस अभिलेख में लिखा गया है या किस अभिलेख में उद्धृत है। इसका जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। स्तंभ लेख 5वां जो है वो ये कहता है कि पशुओं की बलि या फिर पारंपरिक अवसरों पर पशुओं की का जीव लेना बंद कर दिया जाए और पशुवध पर पाबंदी लगा दी गई पूर्णतः। अब हम अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो इसमें हमसे बताया जा रहा है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। ठीक है ना। क्या कहा गया प्रथम शिलालेख में, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दी जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा का पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है,
ये तीनों भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध भी निषिद्ध कर दिया गया। तोता, मैना, अरुणा, जंगली बत्तख, नदीमुख, चमगादड़, रानी चींटी, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर ऐसे चौपाया जो खाए जाते हों, अन्य किसी काम न आते हो, प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिथि और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमाओं को तथा दूसरे त्योहारों पर बैल, भेड़, बकरी, सूअर तथा अन्य जानवरों को वधिया न किए जाए। तिथि, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े और बैलों को न दागा जाए। अर्थात स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प बी सही होगा। बी का मतलब स्तंभ लेख जो है वो चौथे में यही बताया गया है कि पशु बलि जो थी उस पर पूर्णतः रोक लगाया जाए और धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाए। तो यही था हमारा प्रश्न संख्या 69। 70 प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न हम देखेंगे क्या है। कह रहे हैं कि टॉलमी, प्रश्न है टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। अगर हम ऑप्शंस देखें तो वो है साइरोन का, बी है मिस्र का, सी है मकदूनिया का और डी है सीरिया का। टॉलमी फिलाडेल्फस जो था जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो शासक था कहाँ का, मिस्र का शासक था। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, यानी कि टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमको यही बताया जा रहा है कि मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें से एंटियोकस द्वितीय या फिर थियोस सीरिया का एक शासक था, तुर्मै या तुर्माय टालमी सेकंड फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का राजा था, और एंटीगोनस गोनातास जिसे कहते हैं मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग जो कि सायरन शासक था, तथा अलिक सुंदर या फिर अलेक्जेंडर एपाइरस या फिर एपीरियस का राजा था। तो ये 5 यवन राजा थे जिनसे सम्राट अशोक मौर्य के संबंध थे और यह जानकारी हमको 13वें शिलालेख में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 71। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, ए में है मिस्र का, बी में है कोरिथ का, सी है मैसेडोनिया और डी है सीरिया का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है कि तुर्मै कहाँ का राजा था, तो तुर्मै हमने पहले देखा, तुर्मै राजा था कहाँ का, मिस्र का। तो इस बात की व्याख्या हमने ऊपर देख ली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है आपकी 72। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों से जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ठीक, तो ऑप्शंस हम देखेंगे चोल के, गुप्त के, मौर्य के या पल्लव के। तो हमने अभी देखा कि जो सम्राट अशोक थे उनके जो संबंध थे वो 5 यवन राजाओं से थे, जिनमें कौन कौन था, जिनमें एंटियोकस थे, टालमी सेकंड फिलाडेल्फस थे, एंटीगोनस थे और कौन था, मग थे, अलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर जिनको कहा जाता है वो भी थे। तो ये प्रश्न था हमारा 72। 73 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय, प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश देता है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए में है सोगौहरा का ताम्रपत्र, बी है अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्त या फिर चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए। प्रश्न है कि कौन सा अभिलेख है जो खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए जानकारी देता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ए हो जाएगा। सोगौहरा का जो ताम्रपत्र है उसमें बताया गया है कि संकट काल के लिए हमें खाद्यान्नों को सुरक्षित रखना चाहिए।
अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में बागौर जिले जो कि बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। चलिए, ये प्रश्न रहा आपका 73। अब 74 नंबर के प्रश्न में आपको कथन कारण वाले प्रश्न हैं। कथन ए आप देखिए, कथन ए आपको कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, ये कथन है। और कारण जो है वो कारण है कलिंग भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये कारण रहा। अब आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत है आर सही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए में कहा गया था आपसे, ए में कहा गया कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, ये एकदम बात सही है। और कारण आपका क्या था कि जो कलिंग था वो दक्षिण भारत जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो यह प्रमुख कारण था। तो कथन कारण दोनों सही है और स्पष्ट व्याख्या भी है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की, कौन से वर्ष, 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली और उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग पर होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना अत्यंत आवश्यक हो गया। ठीक है, इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्ट व्याख्या भी है। तो ये रहा प्रश्न आपका 74। 75 प्रश्न भी कथन कारण वाला है और पहले हम कथन देखेंगे। कथन आपका है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू आदान प्रदान नहीं दिया था। ठीक है ना, भू अनुदान नहीं दिया था, धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, ये कथन पहला है। और कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह कर दिया, ये कारण दूसरा है। तो अब अगर ऑप्शंस देखें तो वही है, पहले में ए और आर दोनों सही तथा स्पष्ट व्याख्या। ए आर दोनों सही किंतु स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ए सही है आर गलत है और ए गलत है आर सही है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो आंसर होने वाला है सी नंबर। सी है ए सही है आर गलत है, यानी कि धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया था। ठीक, ये बात सत्य है। और नहीं दिए जाने का कारण जो इसमें कहा जा रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह कर दिया था, ये बात गलत है। अब अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें वही बात आपको बताई जा रही है कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, किसका, भूमि दान का जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध में कृषकों का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अतः कथन ए सही है, जबकि कारण आर जो है वो पूर्णतः गलत हो गया है। चलिए 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ऑप्शंस अगर हम देखें, अशोक के, राजवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर हेमू के। तो प्रश्न फिर से देखिए, मेगस्थनीज किसके समय में भारत में आए थे। 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ए नहीं सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज जो थे वो भारत आए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देख लें तो इसमें हमसे यही बताया जा रहा है कि मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की
राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व यह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। ठीक है, मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। कौन से दरबार में? मौर्य दरबार में। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध कर दिया। तो ये रहा प्रश्न आपका 76। अगला प्रश्न है हमारा 77 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? अगर ऑप्शंस देखें, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कुमारगुप्त के। तो ये प्रश्न पीछे था, हमने देखा वो किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसमें यही बताया जा रहा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। यानी कि मेगास्थनीज को भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने। और इससे पहले वह सेल्यूकस निकेटर थे पहले अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत भी रह चुका था। ठीक है, चलिए ये प्रश्न 77 सेम एक्सप्लेनेशन पे आधारित था। अगला प्रश्न है 78 नंबर का और इसमें आपको बताना है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शंस अगर हम देखें, कहा जा रहा है 4 में, बी 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम जो कि आयोजित किया गया था 2003 में। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी में कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि 7 भाग जो थे, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक। ठीक, ये 3 हो गए। चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, छठा निरीक्षक, 7वां मंत्री हुआ करते थे। मंत्रियों का भी एक वर्ग हुआ करता था समाज में। ठीक है, तो ये 7 वर्ग थे जो कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया था। ठीक है ना, मेगास्थनीज की पुस्तक जो है उसका क्या नाम है? इंडिका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 79 नंबर का और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? अगर ऑप्शंस देखें, ए में है अर्थशास्त्र, बी है मुद्राक्षस, सी है मेगास्थनीज के इंडिका और डी है वायु पुराण। ठीक है, प्रश्न है कि किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज के इंडिका जो कहती है वो उसमें उल्लिखित किया गया है कि भारत में दासता नहीं थी। प्रश्न संख्या 80 जो है, इस प्रश्न में हमने देखना है कि इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। बात का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी है अशोक के शिलालेख में और जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पुराणों में या फिर मेगास्थनीज के इंडिका में। ठीक ना, प्रश्न यही था कि किस ग्रंथ में या फिर किस पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो उस प्रश्न का आंसर होने वाला है आपका मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, इसकी व्याख्या भी हमने देख ली है। अगला प्रश्न है 81 नंबर का और इस प्रश्न में आपसे जो पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड किया जाता था? ऑप्शन है मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए अगर आ रहा हो, बाकी हम तो बताने वाले हैं। इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। अगर कोई टैक्स चोरी में फंसा
मौर्य काल में, तो भैया उसको सीधे सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। और उत्तर की व्याख्या अगर हम देखें तो जो इंडिका है मेगास्थनीज की, उसमें बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन का वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार 30 सदस्य मिलकर नगर का प्रशासन विभिन्न समितियों के द्वारा करते थे और इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक 5 सदस्य होते थे। ठीक है ना, कुल कितनी समितियां? 6। एक समिति में कितने सदस्य? 5। और 6वीं समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना होता था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। मूल्य के 10वें भाग के रूप में जो होता था वो टैक्स, सेल टैक्स होता था, बिक्री कर, और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 82। इस प्रश्न को अगर हम देखें, पूछा जा रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शंस अगर देखें, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका एवं अशोक का शिलालेख। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं और प्रश्न आपका है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है? इंडिका में हमने ऊपर देखा, उसमें बताया गया कि प्रशासन को 30 प्रशासक मिलकर हैंडल करते थे, 5 समितियां होती थी और हर समिति में 6 सदस्य होते थे। ठीक, 6 समितियां होती थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। अब प्रश्न संख्या 83 है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन देखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्राक्षस एवं डी ऑप्शन जो है आपका अशोक का अभिलेख। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके इस प्रश्न के और इसमें आपको ये बताना है कि मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के इंडिका, विशाख दत्त की मुद्राक्षस एवं अशोक का अभिलेख। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है मेगस्थनीज की इंडिका जो है मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 83। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे हम आते हैं। 84 प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख ही लेते हैं। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। डी ऑप्शन सही होने वाला है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। 85 प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंडिका का मूल लेखक कौन है? ठीक है ना, निरयाकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क या डायोडोरस। इसका आंसर बी होने वाला है, बी का मतलब मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? 86 नंबर है और इसमें ऑप्शंस देंगे विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डायमेचस तथा प्लिनी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। 87 नंबर है, इंडिका के लेखक कौन है? ये भी एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इंडिका के लेखक प्लूटार्क हैं, जस्टिन है, हेरोडोटस है या मेगस्थनीज है। तो डी ऑप्शन होने वाला है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सी है? 89। प्रश्न है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में है संस्कृति, कला एवं साहित्य का, बी है सोने का, सी है प्रांतीय विभाजन का एवं डी है हिंदू कुश तक साम्राज्य विस्तार किया था इन्होंने। प्रश्न है, मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर डी वाला होने वाला, डी ऑप्शन। डी में कहा गया है ए, सी और डी कथन जो है वो सत्य है। ए का मतलब संस्कृति एवं कला साहित्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया संस्कृति का, कला का एवं साहित्य का, और प्रांतीय विभाजन भी उन्होंने कहा, ये कथन भी सत्य है। और हिंदुकुश तक साम्राज्य विस्तार किया, ये कथन भी सत्य है। जबकि सोने के सिक्के के विकास के बारे में मौर्य नरेशों का कोई विशेष संबंध नहीं है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, तीनों कथन जो दिए गए हैं, लेकिन सोने के सिक्के के बारे में अगर देखा जाए
तो स्वर्ण सिक्कों के बारे में, सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवनों को जाता है, ठीक है ना, ना कि मौर्य शासकों को जाता है। अतः मौर्य नरेशों के संबंध में ए, सी और डी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 90 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाग एवं बलि थे। ऑप्शंस अगर देखें तो सैनिक विभाग, राजस्व स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रशासकीय विभाग। तो भाग एवं बलि जो थे वो प्रशासकीय विभाग थे मौर्य काल के। अगर हम ऑप्शन देखें एक्सप्लेनेशन, तो आपसे यही बताया जा रहा है कि भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पाद के एक भाग का अधिकारी होता था, ठीक है ना। क्या होता था, वो भूमि से जो उत्पाद उत्पन्न होता था उसका एक निश्चित भाग राजा को मिलता था, इसी कर को भाग कहते थे तथा इस प्रकार बलि भी राजस्व का ही प्रमुख स्रोत था, ठीक। यानी कि जो सबसे मूल मालिक होता था भूमि का वो राजा होता था, और भूमि किसानों के द्वारा कृषि की जाती थी, उसमें जो उपज आता था एक निश्चित भाग राजा को दिया जाता था, वही वो भाग कहलाता था। और इसी तरह बलि भी राजस्व का ही एक स्रोत हुआ करता था। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक का कंपाइलेशन जो कि घटना चक्र में दिया गया है। आशा करते हैं आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।